सलोनी एक पढ़ी लिखी और गुणी लड़की होती है, पर उसका रंग सांवला होता है। सलोनी के पिता को अपनी बेटी की शादी की चिंता होने लगती है। एक दिन उसके पिता तिलकराम उसकी शादी के सिलसिले में अपने दोस्त लखन से मुलाकात करते हैं और उसे एक पुराना वचन याद दिलाते हैं। अरे भाई, क्या हाल है तेरा? मैं ठीक हूँ, तू बता तेरा क्या हाल है? मैं भी बढ़िया एकदम। पर यार, बालक अब शादी के लायक हो गए हैं। हाँ, वो तो हो गए हैं। मैं सब समझ रहा हूँ तेरा इशारा किस ओर है। मुझे मेरा वचन याद है मेरे बेटे आयुष और सलोनी बिटिया की शादी का भी। हाँ भाई, अब उस वचन को पूरा करने का वक्त आ गया है। तू बस पंडित जी को बुला के अच्छा सा मुहूर्त निकलवा दे, ब्याह की तैयारियां शुरू कर दे। अब ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली है। इस तरह लखन अपने सुंदर, गुणी और कामकाजी बेटे आयुष की शादी सलोनी से करवा देता है। आयुष और उसकी माँ झुम्पा को सलोनी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। उन्हें सलोनी का सांवला रंग देख चिढ़ होने लगती है। वो उसे मन ही मन बेहद नफरत करते हैं, पर आयुष के पिता की जिद के आगे आयुष और उसकी माँ झुम्पा की एक नहीं चलती। शादी के कुछ दिनों तक सब ठीक चलता है, पर दोनों माँ बेटे इस शादी को तोड़ने की तरकीबें सोचने लगते हैं। अरे आयुष बेटा, वो तेरी काली बिल्ली कहाँ है? जरा बुला तो उसे, बड़े दिन हो गए, कुछ प्रसाद नहीं दिया उसे। माँ, आप किसे बुला रही हो? उस कल्लो को? वो तो अपना बदसूरत समूह ठीक करने में लगी रहती है पूरा दिन, फिर भी काली की काली रहती है। क्या कहा, तैयार हो रही है? सुन मेरे लाल, कौआ चाहे जितना भी जतन कर ले, वो हंस नहीं बन सकता। बिल्कुल सही कह रही हो माँ आप। पापा ने भी कैसी काली बिल्ली को मेरे पल्ले बांध दिया। पास में ही खड़ी सलोनी आयुष और अपनी सास झुम्पा की बातें सुन लेती है, जिसे सुनकर उसका मन उदास हो जाता है। पर इस तरह अपने रंग को लेके हो रहे भेदभाव को देख वो बोल पड़ती है। सासू माँ और आयुष जी, इस तरह किसी के रंग का मजाक उड़ाते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती? नहीं अरे किसी और का कहाँ, हम तो तेरा यानी अपनी कल्लो। अगर इतना ही बुरा लगता है तो तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तभी कुछ देर में सलोनी के ससुर लखन वहाँ पहुँच जाते हैं और घर में सन्नाटा छा जाता है। अरे क्या भसड़ मचा रखी है घर में? अब बोलो, सबको सांप क्यों सूंघ गया? कुछ नहीं ससुर जी, बस घर में ऐसे ही बात चल रही थी ना सासू माँ? हाँ बहू। वो मुझे कुछ काम याद आ गया है। ठीक है ना सब? ये तेरी आंखें लाल क्यों हैं बहू? हाँ जी ससुर जी, सब ठीक है, बस वो मुझे मेरे घर वालों की थोड़ी सी याद आ रही थी। घर की शांति को बनाए रखने के लिए सलोनी कुछ वक्त के लिए अपने मायके चली जाती है। वहीं दूसरी ओर उसका पति आयुष नौकरी के सिलसिले में मुंबई चला जाता है, जहां उसे एक खूबसूरत गोरी लड़की मोहिनी से प्यार हो जाता है। तभी एक दिन वो मोहिनी को कॉफी शॉप में मिलने को बुलाता है और थोड़ी ही देर में मोहिनी रेड ड्रेस पहन के उसके सामने आ रही होती है। इस रेड ड्रेस में तो तुम बिल्कुल रेड वेलवेट का केक लग रही हो। ओह सो स्वीट, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मोहिनी, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। आई रियली लाइक यू यार। और वो मन ही मन में सलोनी को कोसता है। कहाँ मोहिनी पूनम के चांद जैसी, और कहाँ वो सलोनी अमावस्या की काली रात। ओ हेलो, कहाँ खो गए तुम? अरे कहीं नहीं, बस तुम्हारे इस सुंदर चेहरे में खो गया था। जैसा नाम वैसी सूरत, मन को मोह लेने वाली मोहिनी। उफ, बहुत बटरिंग हुई। कम टू द पॉइंट। हाँ, बात वो है कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे और शादी भी करना चाहता हूँ, बस यही बात है। रियली? आई लाइक यू टू। इस तरह कुछ दिनों बाद आयुष मोहिनी से कोर्ट मैरिज कर लेता है, पर अपनी पहली शादी की बात को राज बनाए रखता है और मोहिनी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। कुछ दिनों बाद वो मोहिनी को शहर में अकेला छोड़ अपने घर वापस आता है, जहां उसकी पहली बीवी सलोनी भी अपने मायके से वापस आ चुकी थी।
अब जब वो दोबारा शहर वापस जाने लगता है तो अपने घर वालों से बोलता है, माँ, पिताजी, मैं मुंबई शिफ्ट हो रहा हूँ। क्या? मुंबई में? अरे वहाँ तेरा ध्यान कौन रखेगा? पागल औरत, ये तो बड़ी अच्छी बात है। रा बहू को भी लेते जाइए अब की बार। हाँ, लेके जाऊं इस कोयला खदान को। वो पिताजी, मैं बोल रहा था कि आज शाम की फ्लाइट है मेरी और मैं अकेले ही जाऊंगा। वैसे भी ये वहाँ क्या करेंगी? ओए कंजर, बहू की टिकट भी करा ले, समझा? क्या? मैं इस काली कलूटी को अपने साथ कहीं नहीं लेके जा रहा। तुम्हारे कहने से मैंने इससे शादी कर ली, वही बड़ी बात है मेरे लिए तो। क्या बोला? अरे बाप को मत सिखा। बहू को साथ लेके नहीं गया तो तू भी यहीं रहेगा, समझा? आया बड़ा फन्ने का है? तभी अचानक से वहाँ मोहिनी भी आ जाती है। मोहिनी को देख सभी घर वाले शॉक हो जाते हैं और आयुष के तो मानो तोते ही उड़ जाते हैं। सरप्राइज आयुष डार्लिंग, तुम्हें क्या लगा? मेरे स्वीटू, सोना, जानू, तुम मुझे अकेले छोड़ के अपने घर चले जाओगे? मुझे पता नहीं चलेगा। देखो, तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी यहाँ आ गई। तुम यहाँ कैसे, क्यों? अरे आयुष, कौन है ये गौरी मैम? और भाई के लगती है तेरी? कैसी बातें कर रही है ये? वो पिताजी, ये वो ना, ये वैसे बड़ी सुंदर हो, जरा अपना नाम तो बताओ। अरे मैं मोहिनी, आयुष की बीवी। हमारी शादी हुई है, कोई मजाक नहीं। डार्लिंग, तुम बताते क्यों नहीं सबको? ओह माय गॉड, कैसे गवार लोग हैं यहाँ पे। होल्ड योर टंग, शट अप एंड लिसन केयरफुली। मिस मोहिनी, ये आयुष और मेरी फैमिली है और मैं आयुष की बीवी हूँ। एंड बाय द वे, तुम कहाँ से आ गई बीच में? मैं हूँ आयुष की बीवी, समझी? व्हाट द हेल, चल क्या रहा है यहाँ? मोहिनी, सलोनी, वो आयुष, जुबान क्यों बंद है तुम्हारी? अरे तुम बताते क्यों नहीं कि मैं कौन हूँ? क्या बोल रही है ये? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं आयुष? सच क्या है? क्या है सच? सब समझ गया मेरे। दो छोरी की जिंदगी बर्बाद कर दी, घर की सारी मान मर्यादा मिट्टी में मिला दी। हाय, इस कलमुही डंकनी सलोनी की वजह से ही सब हो रहा है। अरे तुम मेरे लाल को कुछ मत बोलो। मेरी वजह से? अरे मेरा तो बस रंग काला है, आपके लाडले के तो चरित्र में ही कालिक पुती है। करेक्ट सलोनी, तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा जरूर मिलेगी आयुष। आई जस्ट कॉल द पुलिस। मोहिनी के फोन करने के कुछ देर बाद ही पुलिस भी वहां आ जाती है और दो लड़कियों के साथ धोखा करने और डिस्क्रिमिनेशन करने के आरोप में आयुष को अरेस्ट कर लेती है। साथ ही उसकी मां झुम्पा को भी डिस्क्रिमिनेशन करने के कारण अरेस्ट कर लेती है। वहां मौजूद सबको ये बात समझ आ जाती है कि इंसान का रंग रूप चाहे गोरा, काला, मोटा, पतला कैसा भी हो, पर उसका चरित्र और नीयत साफ होनी चाहिए। ममता अपने इकलौते बेटे मिहिर की शादी बेला नाम की लड़की के साथ धूमधाम से कराती है। वो सोचती है कि बहू के आ जाने से कुछ तो आराम मिलेगा। शादी के कुछ दिन बाद ममता तीर्थ यात्रा पर चली जाती है। इधर बेला मौका देखकर मिहिर को अपने पल्लू से बांध लेती है। अब मिहिर को तो बेला के अलावा कोई दिखता ही नहीं था। एक दिन पड़ोस में रहने वाली अंजू बेला के पास आती है और उससे कहती है, बेला पुत्र, ममता किथे है? आई नहीं हले? आंटी जी, अब तो आप आदत डाल लो उस बुढ़िया के बिना रहने की। तीर्थ यात्रा से वापस आएगी तो मिलेगी ना। ओहो, पल्ले ना टेला ते करे मेला मेला। अपनी सास के बारे में ऐसे कौन बोलता है? तो भला बेला ने क्या गलत बोल दिया काकी? अब माँ बूढ़ी हो गई है, वो बात नहीं रही अब। मिहिर की बात सुन के अंजू काकी को बहुत बुरा लगता है। पूरे मोहल्ले में ये बात आंख की तरह फैल जाती है कि ममता का इकलौता बेटा मिहिर अपनी जोरू का गुलाम बन गया है। कुछ दिन बाद ममता भी तीर्थ यात्रा से लौट आती है। घर पहुंचते ही ममता अपनी बहू बेला को आवाज लगाती है। आवाज सुनकर बेला चाबियों का गुच्छा घुमाते हुए उसके सामने आती है। अरे बहू,
जरा पानी तो पिला, मैं बहुत थक गई हूँ। अरे ला, अब ये चाबी मुझे दे दे। सासू माँ, पानी तो आप खुद भी पी सकती हैं। तीर्थ यात्रा से ही तो आई हैं। कौन सा हल जोत लिया आपने? अरे बहू, ये तुझे क्या हो गया? भला बड़ों से कोई ऐसे बात करता है? अरे माँ, तुम भी आते ही शुरू हो गई बस। बेला ने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? अरे मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही दिन बिताई। घर से बाहर क्या गई? तुम दोनों मुझे तेवर दिखा रहे हो, हाँ? सुनिए सासू माँ, रसोई में जाइए। गंदे बर्तन वहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। सबके सब चमका दो। अरे मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, हाथ भी बहुत दुख रहे हैं। ये बर्तन ना धुल पाएंगे आज। हेलो, ये ड्रामेबाजी ना मेरे सामने नहीं चलेगी। बर्तन धो जाकर। हे भगवान, कैसी फूटी किस्मत है मेरी। इस उम्र में ना जाने क्या क्या देखना है। ये होठों को क्या फड़फड़ा रही हैं आप? साफ साफ बोलिए, कहना क्या चाहती हैं? अरे कुछ नहीं बहू, बस ऐसे ही। ठीक है, जाइए। ममता अपनी बहू की बात सुनकर बहुत दुखी होती है, पर वो अब कर भी क्या सकती है जब उसका बेटा ही उसकी इज्जत करना भूल चुका था। ममता चुपचाप घर के कामों में लग जाती है। एक दिन ममता किसी काम से बाहर गई हुई थी। वापस आने में ममता को थोड़ी देर हो जाती है, इसलिए बेला ममता के पास आते ही उस पर गुस्से से चिल्लाने लगती है। क्या बात है? घर के अंदर मन नहीं लगता या बाहर की हवा से कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया? टाइम देखा है? घर के सारे काम कौन करेगा? अरे बहू, तू तो मुझे कैदियों की तरह रखती है। भला मेरी भी तो कोई जिंदगी है। वाह जी वाह, पैर कब्र में, पर जिंदगी जीने का जोश खत्म नहीं हुआ। जैसा कह रही हूँ ना, चुपचाप वैसा करो। कहीं ऐसा ना हो कि रात का खाना कहीं और खाना पड़े। दिन बीतते जाते हैं। एक दिन अंजू फिर से ममता के घर उससे मिलने के लिए आती है। उसे ये देखकर बहुत दुख होता है कि बुढ़ापे में ममता के बहू बेटे ने उसकी ये दशा कर दी है। अंजू मिहिर को बुलाती है और उससे इस सब के बारे में बात करती है। तभी वहाँ बेला भी आ जाती है। क्या बात है आंटी जी? क्या पट्टी पढ़ा रही हो मेरे पति को? जरूर मेरे खिलाफ भड़का ही रही होगी। बहू, मैं तेरे नाल गल करन नहीं आई, ते ना ही तेरे उस जोरू दे गुलाम नाल गल करन आई आ। मैं तो बस अपनी सहेली ममता नु मिलन आई आ। अरे अंजू बहन, शांत हो जाओ। मेरे बेटे और बहू को कुछ मत कहो। ये दोनों तो बड़े अच्छे हैं। अरे मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। ओहो हो, आप दोनों मुझे पागल समझती हैं या पागल बनाने की कोशिश कर रही हैं? सब पता है मुझे क्या इरादे हैं आपके। देख बेला, तू अपने पति नु जैसे मर्जी रख, जैसे मर्जी काम करवा, पर कम से कम अपनी सास का तो ध्यान रख। हाय हाय, कितनी माड़ी हो गई ये बेचारी। बस आंटी जी, अगर इतनी ही चिंता है तो अपने घर ले जाओ और कर लो सेवा। और अगर ऐसा नहीं कर सकती तो ये रहा दरवाजा और रास्ता नापो बाहर का। अंजू ये बात सुनकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बेला भी ममता पर चिल्लाने लगती है। वो उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। कुछ दिन बाद बेला की माँ उसके घर आती है और देखती है कि ममता घर के सारे काम करती है और उसकी बेटी बेला सिर्फ आराम करती है। ये सब देखकर बेला की माँ को बहुत बुरा लगता है, पर वो फिर भी बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती हैं। कुछ दिन बाद बेला भी अपनी माँ के घर आ जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि उसकी माँ घर के सारे काम करती है और उसकी भाभी सिर्फ आराम करती है। ये देखकर बेला को बहुत तेज गुस्सा आता है। अरे भाभी, कैसे बहू हो तुम? कुछ शर्म आती है?
इस उम्र में माँ से काम करवा रही हो? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी बहू तो हीरा है हीरा, तुम उसे कुछ मत कहो। अरे माँ, आप डरो मत, मैं सब जानती हूँ। और हाँ, ये हीरा नहीं कोयला है, कोयला। तभी तो आपसे इस उम्र में भी काम करवा रही है। बेला की बात सुनकर उसकी भाभी बोलती है, अरे दीदी, जब आप इतना सब कुछ जानती हो, समझती हो, तो अपनी सास के साथ माँ जैसा व्यवहार क्यों नहीं रखती? भाभी, मेरी माँ को मेरी सासू माँ से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ओहो, तुम्हारी माँ माँ और सबकी माँ नौकरानी, बहुत अच्छे। चुप क्यों हो माँ, कुछ बोलती क्यों नहीं? हाँ, बहू ने बिल्कुल सही कहा। सिर्फ तुम्हारी सास ही तुम्हें बेटी समझे, ये सही बात नहीं। तुम्हें भी अपनी सास को माँ का दर्जा देना चाहिए, तभी तो रिश्ते मजबूत बनते हैं। बेला अपनी माँ की बात सुनकर शर्मिंदा हो जाती है। वो समझ जाती है कि उसकी माँ बिल्कुल सही कह रही है। उसे ये भी समझ आ जाता है कि सास भी एक माँ का ही रूप होती है। इसलिए वो उसी समय अपने घर वापस चली जाती है और अपनी सास ममता से माफी मांगती है और साथ ही अपने पति मिहिर को भी समझाती है। और फिर सब एक साथ खुशी खुशी मिलकर रहने लगते हैं। शुभम एक होनहार और सच्चा देश प्रेमी फौजी होता है। उसके घर में उसकी शादी को लेकर बातचीत बढ़ने लगती है और इस बार जब वो छुट्टी में घर आता है तो उसके माता पिता उसकी शादी अनन्या नाम की एक लड़की से करवा देते हैं। अनन्या एक बेहद ही सुलझी हुई, समझदार, गुणी लड़की होती है। वो शुभम के घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल लेती है। दिन रेत की तरह फिसलते हैं और आखिर वो दिन आ ही जाता है जब शुभम को अपने परिवार को छोड़कर बॉर्डर पर जाना पड़ता है। जाते जाते शुभम अपनी बीवी अनन्या से बोलता है, अनन्या, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ यार, टाइम हो रहा है, मुझे निकलना भी तो है। मत जाओ ना, तुम्हारी छुट्टी तो 1 महीने की थी और अभी तो बस 15 दिन ही हुए हैं। प्लीज मना कर दो। अरे ऐसे कैसे भाई, ऑर्डर आया है, जाना ही पड़ेगा ना। कह तो ऐसे रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। क्या है आज? सब याद रहता है तुम्हें, पर ये नहीं याद कि आज मेरा बर्थडे है और मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना। कम से कम मेरे लिए तो रुक जाओ। लिसन अन्या, ड्यूटी इज माई लाइफ एंड गन इज माई वाइफ। अच्छा, तो मैं कौन हूँ फिर? और तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? जाओ जाओ, आप जाकर अपनी ड्यूटी करो। आपके लिए तो सब कुछ ड्यूटी ही है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बात मत करना मुझसे कभी। अच्छा, इतना गुस्सा? जाते जाते मुझसे ऐसे लड़ोगी? देखो मैं जा रहा हूँ, पता नहीं फिर कब लौटूं। शुभम की ऐसी बातें सुनकर अनन्या उसके गले से लगकर रोने लगती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। शुभम उसे समझाता है कि वो एक फौजी है और उसका जाना जरूरी है। अनन्या सब समझ जाती है, पर वो शुभम से जाते जाते एक प्रॉमिस मांगती है। ठीक है, तुम जा तो रहे हो, पर मुझसे वादा करो कि इस करवा चौथ पर आप मेरे साथ होंगे। और हाँ, जब तक आप नहीं आएंगे ना, मैं अपना व्रत नहीं खोलूंगी, चाहे आपको कितनी भी देर हो। ओके बाबा, मैं आ जाऊंगा। फिर ये रोना धोना तो बंद करो ना, तुम्हें पता है ना, आई हेट टीयर्स। चलो मुस्कुरा दो अभी, और ऐसे ही रहना जिंदगी भर। इस तरह शुभम अपना बैग उठाकर अपने माता पिता और बीवी अनन्या से विदा ले लेता है और बॉर्डर के लिए रवाना हो जाता है। वक्त बीतता जाता है। अनन्या सारे घर की जिम्मेदारी पूरी तरह संभाल लेती है और अपने सास ससुर की खूब सेवा करती है। सभी लोग अनन्या से बहुत खुश रहते हैं। अरे बेटा, जरा शुभम को वीडियो कॉल तो कर, बड़ा मन कर रहा है उसे देखने का। माँ जी, वो बात ये है ना, मैं कितने दिनों से ट्राई कर रही हूँ। इनका फोन है कि लगता ही नहीं। जब से लद्दाख शिफ्टिंग हुई है, मानो इनसे बात ही नहीं हुई। हे भगवान, मोरे राम साईं, सब ठीक हो बस। सब शुभम को लेकर चिंतित ही होते हैं कि अनन्या के फोन पर
शुभम का वीडियो कॉल आता है, जिसे देख अनन्या एक्साइटेड हो जाती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी देखिए किसका कॉल आया है। अरे किसका? कहीं शुभम का तो नहीं? हाँ जी माँ जी, इन्हीं का फोन है, ये लीजिए बात कीजिए। कैसे हो माँ? और पिताजी कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहे। अरे बेटा, वो शर्मा जी के घर गए हैं। मेरे लाल, मेरे बच्चे, तू ठीक तो है ना? अरे तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा था इतने दिन से? हाँ माँ, वो थोड़ा नेटवर्क इशू है यहाँ। अच्छा ले, अब बहू से भी बात कर ले, कब से इंतजार कर रही है। सुनिए, कैसे हैं आप? सब ठीक तो है ना? और आपको तो ना मेरी याद ही नहीं आती। जब देखो ताना ही मारती रहती हो, हमेशा नाक पे ही गुस्सा चढ़ा रहता है तुम्हारे तो। वैसे गुस्से में बहुत प्यारी लगती हो। आप भी ना पगले हैं एकदम। इतने दिनों बाद शुभम के कॉल आने से घर में जैसे खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। सब बेहद खुश होते हैं। तभी अनन्या शुभम को दोबारा कॉल करती है और उसे उसका करवा चौथ प्रॉमिस याद दिलवाती है। दिन बीतते जाते हैं और करवा चौथ का दिन आ जाता है। अनन्या पूजा करती है और व्रत रखती है, अपने सास ससुर से आशीर्वाद लेती है और फिर शाम को वो अपनी सास से कहती है, माँ जी देखिए ना, शाम भी हो गई पर अभी तक इनके आने की कोई खबर नहीं आई है। मेरा ना बड़ा मन घबरा रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये जो सारा दिन तूने व्रत रखा है ना, इसकी वजह से घबराहट हो रही है। नहीं सासू माँ, ऐसा कुछ नहीं है और मुझे पक्का यकीन है कि चांद निकलने तक ना शुभम जरूर आ जाएंगे। अरे बहू, चांद निकल आया है, सब औरतें अपना व्रत खोल रही हैं। अरे मैं भी व्रत खोलने जा रही हूँ, तू भी शुभम की फोटो देखकर अपना व्रत खोल ले। हाँ। नहीं सासू माँ, उन्होंने मुझसे वादा किया है और मैं उनका इंतजार करती रहूंगी। तभी अचानक अनन्या के ससुर टीवी पे न्यूज देखकर अनन्या और उसकी सास को बुला लेते हैं। देखो देखो, न्यूज में क्या बता रहे हैं कि लद्दाख सीज फायर में हमारे कुछ सैनिक शहीद हो गए। बेटा, मुझे तो अपने शुभम की बड़ी चिंता हो रही है, तू एक बार फोन तो कर ले उसे। हे, क्या बोल रहे हो आप? बहू तू फोन मिला शुभम को, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नहीं नहीं, उन्हें कुछ नहीं होगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। अनन्या अपनी सास और ससुर दोनों को आश्वासन देती है कि सब ठीक ही होगा, पर वो खुद बहुत परेशान होती है क्योंकि बार बार वो कॉल मिलाती है पर शुभम का नंबर स्विच ऑफ आता है। वो अपने घर के मंदिर के पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगती है। हे माता रानी, जिसकी लंबी उम्र के लिए मैंने आज करवा चौथ का व्रत रखा, आपने उसी की जान को जोखिम में डाल दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको मेरे करवा चौथ के व्रत की लाज रखनी होगी। आपको मेरे पति को सही सलामत घर वापस लेके आना ही होगा। दिन भर भूखी प्यासी रहने के कारण अनन्या को प्रार्थना करते करते चक्कर आ जाते हैं। वो जमीन पर गिरने ही वाली होती है, तभी वहाँ शुभम आ जाता है और उसे गिरने से बचा लेता है और उससे बोलता है, अरे अरे अरे, तुम तो मेरे आने से पहले ही गिर रही हो। देखो मैं आ गया हूँ, मैंने अपना वादा निभा लिया है। मुझे पता था शुभम, तुम जरूर आओगे। मेरा करवा चौथ का व्रत खाली नहीं जाएगा। तुम सही सलामत हो तो अब सब कुछ ठीक है। इस तरह अनन्या शुभम को सही सलामत देख बहुत खुश होती है। शुभम उसे गोदी में उठाकर छत पे ले जाता है और उसका व्रत भी खुलवाता है और उससे कहता है, तुम्हारा व्रत तो खुल गया, अब मेरे बारे में भी सोच लो। मुझे भी पानी पिला दो, मेरा भी व्रत है यार, ऐसे तो मत करो। शुभम के व्रत रखने की बात सुनकर अनन्या बहुत खुश हो जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अनन्या के सास ससुर अपने बेटे बहू को खुश और सही सलामत देखकर फूले नहीं समाते। नंदिनी और कुणाल एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे।
इसलिए उन दोनों ने बिना किसी को बताए एक दूसरे से शादी कर ली थी। पर कुणाल की माँ सरला को ये बात जैसे ही पता चली, वो गुस्से से लाल पीली हो गई। वो नंदिनी को अपनी बहू मानने को तैयार ही नहीं थी। मैं इस लड़की को अपनी बहू कभी नहीं मान सकती, इसीलिए ये इस घर में नहीं रहेगी। निकल मेरे घर से। शादी तो हो गई सासू माँ, आप मानो या मत मानो, शादी तो टूटने से रही। अरे मैं ऐसी शादी को नहीं मानती जिसमें ना बड़ों का आशीर्वाद ना घर का कोई सदस्य। तो माँ आप हमें अपना आशीर्वाद देके अपना लीजिए ना। मैंने कह दिया ना, ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती, इसे यहाँ से जाना ही होगा। तो ठीक है, अगर नंदिनी इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ। कुणाल की बात सुनकर सरला भावुक हो जाती है। वो कुणाल को बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर कुणाल अपनी जिद पर अड़ा रहता है। जब सरला का कोई पैतरा काम नहीं आता तो वो पुत्र मोह में नंदिनी को अपनी बहू मान लेती है। ये देखकर नंदिनी और कुणाल बहुत खुश होते हैं, पर सरला तो मन में ठान चुकी होती है कि वो नंदिनी को घर से बाहर फेंक कर ही सांस लेगी। इधर नंदिनी भी मन ही मन सोचती है, इस बुढ़िया ने मुझे दिल से नहीं अपनाया, बस दिखावा कर रही है। कोई नहीं, मैंने भी इसे लोहे के चने ना चबवा दिए तो मेरा नाम भी नंदनी नहीं। नंदिनी और सरला पक्का इरादा कर लेती हैं कि वो एक दूसरे को चैन से नहीं रहने देंगी। एक दिन कुणाल जैसे ही ऑफिस से घर आता है, नंदिनी उसके सामने जाकर रोने लगती है और कहती है, अच्छा हुआ आप आ गए, सासू माँ तो मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल रही थी और आज तो इन्होंने मुझे मारा भी। अरे तुम चुप हो जाओ, जब तक मैं इस घर में हूँ तुम्हें कोई भी इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता। नहीं, मुझे डर लग रहा है, क्या पता सासू माँ मुझे किडनैप करवा दे। देखो तो अब खुद ही आइडिया दे रही है कि मैं तुझसे अपने बेटे को कैसे बचाऊं। इसका मतलब नंदिनी बिल्कुल सच बोल रही है। आपने नंदिनी को मार पीट कर घर से निकालना चाहा। ये सब सुनकर सरला दंग रह जाती है। वो कुणाल को समझाती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब जरूर बहू की ही कोई साजिश है। पर कुणाल अपनी माँ की एक बात भी नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। कुणाल के जाते ही नंदिनी चुप हो जाती है और सरला से कहती है, सासू माँ मुझसे जरा बच के रहना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको ही घर से बाहर फेंक दूं। ओहो, तो ये सब तूने मुझे घर से निकालने के लिए किया था। अब देख मैं क्या करती हूँ। नंदिनी और उसकी सास सरला का कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। एक दिन सरला कुणाल की पत्नी नंदिनी के खिलाफ साजिश करती है। वो अपना सारा सामान बांध के दरवाजे के बाहर बैठ जाती है। जैसे ही वो कुणाल को आते हुए देखती है, वो जोर जोर से रोने लगती है। ये सब देखकर कुणाल अपनी माँ से बोलता है, क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो और ऐसे दहाड़े मार मार के भला रो क्यों रही हो? अरे बेटा देख, बहू ने मुझे मेरे सामान के साथ घर से निकाल फेंका और कहा कि किसी आश्रम में जाकर रहो। क्या नंदिनी ने ये सब किया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सरला उसे एक डिब्बी दिखाते हुए बोलती है, अरे ये तो कुछ भी नहीं, इसने ये डिब्बी देके मुझसे कहा कि अगर वहाँ जगह ना मिले तो इस जहर को खा के मर जाना। आए अपनी माँ की बात सुनकर कुणाल गुस्से से लाल हो जाता है और अपनी माँ को वापस घर में ले जाकर नंदिनी पर चिल्लाने लगता है। नंदिनी जैसे ही सफाई देने की कोशिश करती है, कुणाल उसे चुप करा देता है। नंदिनी समझ जाती है कि उसकी सास ने उसके खिलाफ कोई साजिश की है। वो चुपचाप कुणाल की बात सुनती रहती है। नंदिनी और सरला की नोकझोंक अब तूल पकड़ लेती है।
तुझे क्या लगता है तू मेरे बेटे के साथ साथ इस घर पे भी राज करेगी? तू देख, तुझे मैं उसके हाथों ही घर से धक्के मार के निकलवा के दम लूंगी। बस बस, जाने दो सासू माँ, घर में आने से तो रोक नहीं पाई, अब क्या खाक निकलवाओगी? अरे मैं वो नागन हूँ जिसका डसा पानी भी नहीं मांगता। शक तो मुझे पहले ही था, पर आज तो यकीन भी आ गया। नंदिनी और सरला हर दिन आपस में लड़ते और शाम होने पर कुणाल से एक दूसरे की शिकायत करने लगती। कुणाल उन दोनों को बहुत समझाता, पर उन दोनों को तो मानो जैसे लड़ने में मजा आने लगा था। वो अपनी सास की लड़ाई और ईगो के चलते कुणाल को परेशान करने लगी थी। एक दिन कुणाल उन दोनों के रोज रोज के ड्रामे से तंग आकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और पंखे से फांसी का फंदा बनाने लगता है। नंदिनी ये सब देख लेती है और चिल्लाने लगती है। कुणाल जी, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज प्लीज रुकिए, ऐसा मत कीजिए। कुणाल जी रुकिए। नंदिनी की आवाज सुनकर सरला भी भागते हुए खिड़की के पास पहुंचती है और कुणाल को देखकर चिल्लाने लगती है। बेटा ये क्या कर रहा है? आयु, ऐसा मत कर, अपनी बूढ़ी माँ का कुछ तो ख्याल कर। नहीं, ये रोज रोज का नाटक अब मैं नहीं झेल सकता। गलती मेरी ही है। ना तो नंदिनी को इस घर में लाना चाहिए था और ना ही आपको इसके साथ रहने के लिए मजबूर करना चाहिए था। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे माफ कर दे। कुणाल जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों तो बस टाइम पास करने के लिए लड़ते हैं, हमें माफ कर दीजिए कुणाल जी। आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। अपने मजे के लिए आप दोनों मुझे परेशान करती रही, बिना यह सोचे कि मैं दिन भर कितनी मेहनत करके घर आता हूँ। हमें माफ कर दे बेटा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कुणाल अपनी माँ सरला और अपनी पत्नी नंदिनी की बात सुनकर दरवाजा खोल देता है। नंदिनी और सरला भागकर कुणाल को गले लगा लेती हैं और अपनी हरकतों के लिए उससे माफी मांगती है। कुणाल उन दोनों को माफ तो कर देता है, पर साथ ही वादा लेता है कि आज के बाद वो दोनों कभी नहीं लड़ेंगी और हमेशा आपस में प्यार से रहेंगी। वो दोनों उससे वादा कर लेती हैं और उसके बाद हमेशा एक साथ प्यार से रहने लगती हैं। रिधिमा एक कामचोर लड़की थी। एक दिन उसकी शादी अरमान मलिक से हो जाती है। रिधिमा के ससुराल में उसकी सास मोना मलिक और ससुर जुगनू मलिक रहते थे। उसकी सास मोना भी उसी की तरह काम में थोड़ी ढीली होती है। दोनों सास बहू में काम को लेकर तू मैं होती ही रहती है। एक दिन रिधिमा सोफे पे आराम कर रही होती है, तभी उसकी सास मोना उसके पास आकर बोलती है, अरे बहू, नाश्ता नहीं बनाया क्या? अरे भूखा ही रखेगी क्या आज दिन भर? ओहो मेरी प्यारी सासू माँ, आज मेरा मन नहीं है खाना बनाने का, प्लीज आप बना दो ना खाना। अच्छा महारानी, इस उम्र में मैं काम करूं, तू बस आराम करेगी क्या? सासू माँ आप भी आराम कर लो, काम वाली किस लिए है? बात तो तेरी बिल्कुल सही है, पर कभी तू भी तो कुछ काम कर लिया कर। सासू माँ मुझे नहीं करना काम, मैं तो करूँगी बस आराम। इस तरह रिधिमा सोफे पे आराम करते हुए टीवी देखती रहती है और उसकी सास मोना भी अपनी सहेलियों के साथ वीडियो कॉल करने में लग जाती है। और तभी अरमान नाश्ते के लिए अपनी माँ मोना और बीवी रिधिमा को आवाज लगाता है। माँ, रिधिमा जल्दी से नाश्ता लगा दो, आज ऑफिस जल्दी जाना है। अरे वो दोनों आराम कर रही हैं, तू भी फ्रिज में से लेके कुछ खा ले, यहाँ सब काम वाली के भरोसे ही रहता है। पापा मैं कब से आवाज लगा रहा हूँ यार, कोई सुन ही नहीं रहा। वो दोनों मोबाइल और टीवी में मगन है, कभी भूकंप भी आ जाए ना तो हिलेंगी नहीं दोनों सास बहू। देखो पापा, ये गलत बात है इन दोनों की। एनीवे, मैं ऑफिस चला जाता हूँ और वहीं से कुछ खा लूंगा, लेकिन सही नहीं है ये बात इनकी, मैं फिर बोल रहा हूँ।
इस तरह बिना नाश्ता किए ही अरमान ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद उसके पिता भी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं सास बहू में काम को लेकर अक्सर तू मैं चलती ही रहती है, पर काम कुछ नहीं होता। और ऐसे ही एक दिन रिधिमा आराम से सो रही होती है और तभी उसकी सास मोना उसके पास आती है और उसे जगाकर उससे कुछ सवाल करने लगती है। बहू रानी, क्या बात है, पूरा दिन आराम आराम। अरे कभी कर लिया कर कुछ काम। सासू माँ, काम करने से क्या होगा? 4 पैसे बचेंगे। पैसे बचाने से क्या होगा? हम नई गाड़ी, कपड़े, नए गहने खरीदेंगे। नई गाड़ी, कपड़े, नए गहने सब खरीदने से क्या होगा? ये तेरा नाम होगा कि इसकी बहू कितनी अच्छी है। नाम होने से क्या होगा? लोगों में इज्जत होगी। तो सासू माँ, इस इज्जत से क्या होगा? अरे इज्जत होगी, रुपया पैसा होगा। हम नई फैक्ट्री खोल लेंगे। हाँ। तो उस नई फैक्ट्री को खोलने से क्या होगा? अरे तेरे बच्चों का फ्यूचर बनेगा। अच्छा, इससे क्या होगा? फिर ऐशो आराम में चैन की नींद आएगी। वो तो मुझे अब भी आ रही है। खामा मेरे 15 मिनट बर्बाद कर दिए। बात तो तेरी बिल्कुल सही है। इतने पैसे कमा कर और मेहनत करके भी करना आराम ही है, तो अभी क्यों नहीं। बहू, तूने तो मेरी आंखें ही खोल दी। चलो अब मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। रिधिमा और उसकी सास मोना के बीच हुई ये सारी बातें अरमान सुन लेता है। उनकी ये बातें सुनकर अरमान अपना सर पकड़ लेता है और अपने पिता जुगनू मलिक के पास जाकर बोलता है, पापा, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं बता रहा हूँ, मैं ना बस। अरे अभी से ही हार मान ली? अरे भाई, मैं तो पिछले 30 सालों से झेल रहा हूँ और तू 2 सालों में ही घबरा गया। पापा, अब पानी सर से ऊपर बह चुका है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इस तरह जुगनू सास बहू को सबक सिखाने के लिए अपने बेटे अरमान के साथ मिलकर एक योजना बनाता है और घर की नौकरानी को छुट्टी पे भेज देता है। साथ ही वो दोनों बीमार होने और नौकरी छूट जाने का ड्रामा करने लगते हैं। अरे भाई, सुनती हो? मुझे नौकरी से निकाल दिया। आज मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। अजी क्या कह रहे हो? तुम भी ना बैठो आराम से। बहुत काम कर लिया, अरमान है ना? सही कह रही हो। तभी वहाँ अरमान भी आ जाता है। माँ, रिधिमा, पापा जी, पता है आपको, मुझे 3 महीने के लिए स्टूपिड से बॉस ने ऑफिस से सस्पेंड कर दिया है। अजी क्या कह रहे हो आप? अब क्या होगा सासू माँ? मेरे दिल के अरमान तो ये खबर सुन के आंसुओं में बह गए। आए सासू माँ, अब हम क्या करेंगे? इस तरह रिधिमा का पति अरमान और उसके ससुर जुगनू उन्हें यकीन दिला देते हैं कि अब घर के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। अब दोनों सास बहू के ऊपर ही घर की जिम्मेदारी आ जाती है। पहले दोनों के बीच काम को लेकर झगड़ा होता है, पर धीरे धीरे दोनों काम को आपस में बांट लेती हैं। बहू, मैं खाना बना रही हूँ, तू टेबल पे खाना लगा के बर्तन धो लियो। जी सासू माँ, बस पोछा लगा लूं, फिर करती हूँ। अपनी बीवी रिधिमा और माँ मोना को इस तरह काम करते देख अरमान मुस्कुराने लगता है और तभी उसके पिता जुगनू बोलते हैं, अरे मुस्कुरा क्या रहा है? अब सच बता देते हैं। नहीं पापा, अभी नहीं, थोड़े दिन और रुक जाओ। चल ठीक है, जैसा तू कहता है। हाँ, अभी इन्हें थोड़ी और मेहनत करने दो, तब समझ आएगा इन्हें। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और रिधिमा की सास मोना और रिधिमा घर का सारा काम करने लगती हैं।
एक दिन रिधिमा की सास मोना उससे कहती है, अरे रिधिमा, तू कोई जॉब ढूंढ ले। अरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, सब लोग बीमार पड़े हैं। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी यही सोच रही थी। पिताजी और इनकी तबीयत बहुत खराब है। तभी वहीं रिधिमा का ससुर जुगनू आ जाता है। वो अपनी बीवी मोना और अपनी बहू रिधिमा को सारी बात बता देता है कि कैसे उसने और उसके बेटे अरमान ने उन दोनों कामचोर बहू और सास को मेहनत करने का महत्व समझाने के लिए ये सब नाटक रचा। दोनों सास बहू सारी बात समझ जाती हैं और भविष्य में कभी भी काम चोरी ना करने का वादा भी करती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।